स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार मैट्रिक 2021 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट 2 नंबरिया यानी लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन मैं चुन करके इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीक़े से अच्छा तैयारी करते रहिए और इससे बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मैं क्या चुना हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं चुना हूँ, ऊपर देखिए यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिया हूँ मैं, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो हो ची मिन्ह मार्ग क्या है ये पहले समझ लेते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग, यहाँ देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसके बच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार उससे क्षतिग्रस्त कर चुका था। यानी ये जो हो ची मार्ग जो है ये कंबोडिया लाओस से होते हुए वियतनाम तक गया और इस मार्ग को जो है बार बार अमेरिका जो है इसको क्षतिग्रस्त कर दे रहा था। फिर भी वियतनाम जो है इसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। वियतनाम जो एक देश है वो तुरंत इसे क्या कर लेते थे, मरम्मत कर लेते थे। वही जो जिसे अमेरिका तोड़ता था और वियतनाम उसे मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग को हम हो ची मार्ग कहते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग। तो आगे देखते हैं, किंतु वियतनाम उसे तुरंत मरम्मत कर लेता था। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। इस पे यानी कि अमेरिका का कहना था हो ची मिन्ह जो मार्ग है वो हमारे अंदर रहेगा, लेकिन कंबोडिया लाओस का कहना कि नहीं ये हमारे अंडर वो रहेगा। बार बार अमेरिका उसको तोड़ देता था, बार बार वियतनाम जो ऐसे बना देता था। तो यहाँ पर देखिए फिर से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष से फंसकर उसे वापस होना था। लेकिन 3 तरफा यानी 3 देश, कौन कौन देश याद रखना। हो ची मार्ग में, हो ची मिन्ह मार्ग, ऑब्जेक्टिव के लिए सुन लीजिए, हो ची मिन्ह मार्ग में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है। लाओस एल से लाओस, कौ से कंबोडिया और वॉ से वियतनाम, ये 3 देश हो ची मिन्ह मार्ग से कनेक्ट हैं। तो याद रखना है हो ची मिन्ह से कनेक्ट कौन कौन सा देश हैं। तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम बार बार उस रोड को बनाता और अमेरिका बार बार उसे तोड़ देता। अमेरिका का कहना है कि वो मार्ग हमारे अंदर रहेगा, लेकिन कंबोडिया और लाओस का कहना नहीं, वो रोड हमारे अंदर रहेगा। तो अमेरिका अकेला पड़ गया। कंबोडिया, लाओस और भी तीनों का इससे मिल करके वो जो है उसको अपने अधिकार में कर लिया, कंबोडिया और लाओस। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, साइमन कमीशन क्या था, उसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाएं। साइमन कमीशन जो है क्या था और उसे वापस जाओ का नारा क्यों हुआ। तो देखते हैं, साइमन कमीशन जो एक अंग्रेज था जिसका नाम था, पूरा नाम सर जॉन साइमन। यहाँ देखिए उत्तर में पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व, यहाँ देखिए, यहाँ सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन है एक, साइमन एक कमीशन है जो कि साइमन कमीशन के नेतृत्व में 1927 को बना। ये ध्यान रखना, पूछ देगा साइमन कमीशन क्या है तो बोलना है साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन कमीशन जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 को बना, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। और देखिए क्या आगे, जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया उसमें से एक भी भारतीय नहीं था। सर साइमन कमीशन जो बना था 1927 में साइमन कमीशन जो बना था उसमें जितने भी सदस्य थे, याद रखना है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। वो 7 सदस्य जो बने थे वो 7 सदस्य में एक भी इंडियन नहीं थे। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। भारत के
स्वशासन यानी भारत का जो खुद का जो शासन था वो शासन जो है वो अंग्रेज चलाने लगा। समझ गए? देखिए, भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाने लगा। जो भी निर्णय है वो विदेशियों के द्वारा किया जाने लगा, जिसके कारण जो है भारतीयों को क्या लगने लगा, बुरा लगने लगा कि सर जॉन साइमन जो है कमीशन बनाया, जिसमें 1927 को बनाया। इसमें जितने भी सदस्य थे 7 सदस्य, सभी 7 सदस्य इंडियन नहीं थे, वो क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे। और उस कमीशन के अंतर्गत भारत में जो हक जताने लगा वो अंग्रेज जताने लगा। भारत का कोई वजूद नहीं रहा, इंडियन के लोग यानी हमारे देश के लोगों का कोई वजूद नहीं रहा, जिसके कारण हमारे देश के लोग के जो अंदर क्या जगह, आक्रोश जगह, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन को पूरे भारत में विरोध हुआ, जिससे जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गए। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कुटीर उद्योग। तो ध्यान देना है, कुटीर उद्योग किसको बोलते हैं? कुटीर उद्योग और लघु उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कुटीर उद्योग जो है, देखिए यहाँ उत्तर में, कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को ही कुटीर उद्योग कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को ही कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे पापड़ का निर्माण करना, अगरबत्ती बनाना, गेहूं पीसना, ठीक है, चावल कूटना आदि जो है, ये सब सभी जो आता है कुटीर उद्योग में आता है। ठीक है, छोटे यानी कम पैसे में कम आदमी से के साथ जो उद्योग शुरू किया जाता है उसी को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले ये जानते हैं दांडी है क्या। दांडी एक समुद्री तट है जो कि गुजरात में है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दांडी क्या है? दांडी एक समुद्री तट है जो कि कहाँ है, गुजरात में है, जो गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया कानून था। बस दांडी यात्रा के बारे में आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून था कि नमक इंडियन नहीं बनाएंगे, समुद्र के तट से जो पानी से नमक इंडियन नहीं बनाएंगे। इस एवज में गांधी जी ने एक यात्रा पैदल मार्च किया, जो कि बिहार के चंपारण से स्टार्ट करते हुए ये जो है गुजरात के दांडी तट पर जा कर के इन्होंने नमक कानून को भंग किया, यानी नमक बनाकर अंग्रेज को बता दिया कि मैं तुम लोगों का गुलाम नहीं हूँ, मैं अब तुम लोगों का गुलाम नहीं रहूँगा, मैं अपने हक से चलूँगा, मेरा इंडिया है, मेरा भारत है। यही है दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य। फिर से मैं पढ़ देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारत जनता के दिल में से ब्रिटिश कानून का भय निकालेंगे और जनता के आंदोलित करेंगे। यानी जनता के अंदर जो है अंग्रेज के प्रति जो डर था वो डर को निकाले। गांधी जी ये नमक कानून यानी नमक कानून को बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और इंडियन के अंदर एक जुनून, एक जज्बा जगाया कि मैं भी कुछ हूँ। तो यही दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले ये समझते हैं, हम जो समझा रहे हैं उसे आप गौर से समझिएगा। भूमंडलीकरण होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमंडलीकरण का मतलब हो गया, एक बात समझ जाइए, भू मतलब हो गया जमीन, भू मतलब हो गया भूमि, और मंडलीकरण का मतलब होता है यानी अलग अलग भूमि, अलग अलग देश के व्यापार को एक सूत्र में बांधना। याद रखना है, अलग अलग देश, जैसे बहुत सारे देश हैं हमारे यानी पृथ्वी में, सभी देश के जो बिजनेस है, सभी देश के बिजनेस को एक देश से दूसरे देश में जोड़ना ही भूमंडलीकरण है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, समझिए भूमंडलीकरण क्या है। ये 2-3 लाइन याद करके आप अपना एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर क्या लिखा, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। भूमंडलीकरण में बहुउद्देशीय कंपनी की भूमिका को स्पष्ट करें। बहुउद्देशीय कंपनी यानी बहुत सारे
एक कंपनी बहुत सारे काम के लिए, यानी बहुत सारे, यानी बहुराष्ट्रीय, सॉरी बहुउद्देशीय नहीं है, सॉरी बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो बहुत सारे राष्ट्र, मतलब समझ गई बहु, अभी जो उद्देश्य बोले वो बहुउद्देशीय भी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बहुउद्देशीय का मतलब हो गया कि बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो कोई काम किया जाता है उसी को बहुउद्देशीय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बहुराष्ट्रीय। मीनिंग सुनिए, वर्ड सुनिए, बहु मतलब बहुत सारा, राष्ट्र का मतलब देश, बहुत सारे देश की कंपनी को एक सूत्र में लाके खड़ा करना ही बहुमंडलीयकरण है। तो ये क्वेश्चन क्या, आंसर क्या वो देखते हैं, यहाँ देखिए क्या 1980 के दशक में, 1980 के दशक में, थोड़ा सा साइड छोटा कर लेते हैं, 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे वह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इस प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व में आई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन पूंजीवादी देशों को बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। तो ये सब कंपनी का जब आने से विश्व बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सब आने से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या फूंक दी, जान फूंक दी, जान ला दिया ये सब। तो ये इसके कारण जो क्या हो गया, सभी कंपनी एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस करना चालू कर दिया। एक देश से दूसरे देश में, जैसे अभी भी हो रहा है, अप्पो कंपनी की जो कि विदेशी कंपनी हमारे देश में बिजनेस कर रही है, हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में बिजनेस कर रही है। तो अलग देश की कंपनी अलग देश में, अलग देश की कंपनी अलग देश में जो काम करती है, बिजनेस करती है, डील करती है, उसी को हम भूमंडलीय के अंतर्गत कहते हैं, जिसको भूमंडलीकरण का दूसरा नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण का दूसरा नाम क्या है, वैश्वीकरण। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो आप पाने के लिए मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं वीडियो पर डे डालता हूँ और आप लोग की नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ और चाहता हूँ कि सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आगे देखता हूँ, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। क्या, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि रॉलेट एक्ट ये अंग्रेजों द्वारा, पहले समझ लीजिए तब उसके बाद हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आंसर उसको समझाऊंगा। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि बिना कोई कारण से किसी भी इंडियन को अंग्रेज के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता था, उसे जो है ना तो उसका जुर्म बताया जाता था और बिना जुर्म बताए उसे सजा दे दिया जाता था। चलते फिरते लोगों को अंग्रेज लोग क्या करते थे, अरेस्ट कर लेते थे। इसमें एक ये भी आया था, नो वकील नो दलील। इसमें इतना ये था कि वकील भी करने का आदेश नहीं देता था। जैसे आजकल केस होता तो वकील करके बेल कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो अंग्रेज लोग का जो कानून था, ये रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक कानून था। इसमें किसी भी आदमी पे अगर शक होता था उसको वो बिना मतलब का अरेस्ट कर लेता था और अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता था। इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। तो देखते हैं आगे क्या, देखिए यहाँ आंसर क्या बोल रहा है। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी विरोधी एक अराजकतापूर्ण अधिनियम बनाया गया। इसे रॉलेट एक्ट कहा गया, यानी अराजकता, यानी बिना कोई कारण का अरेस्ट कर लेना, यही हो गया रॉलेट एक्ट। इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य मतलब बिना कोई सबूत के वारंट में कहीं भी किसी भी समय गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी का नाम है रॉलेट एक्ट। बहुत ही खतरनाक ये एक्ट था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पांडुलिपि क्या है, इसके क्या उपयोगिता है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता, देखते हैं पांडुलिपि क्या है। तो कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने के पूर्व, आजकल ने कागज आ गया, छापाखाना आ गया, फोटोकॉपी कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले जो था, भारत के लोग भोजपत्र यानी जिसमें खाना खाते हैं, तारपत्र, हस्त निर्माण कागज पर हाथ से लिखते थे। जब हाथ से लिखने की पद्धति को ही पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखने की पद्धति थी पहले, कोई भी किताब को हाथ से लिखा जाता था, कोई किसी भी चीज़ को हाथ से लिखा जाता था, हाथ से लिखने की प्रथा को ही पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि की क्या उपयोगिता था, तो पहले ज़माने में पांडुलिपि को लिखा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद के बारे में जान जाते हैं।
तो पूंजीवाद एक ऐसी है, यानी कि पूंजीवाद का मतलब ये हुआ कि जो अपने ही कंपनी के फायदा के लिए कोई काम करे। पूंजीवाद यानी पूंजी के लिए जो मरे, पूंजी के लिए जो काम करे, पूंजी के लिए जो अपना वो काम करे, उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति एवं निजी लाभ को अवधारणा की को मान्यता दी जाती है। बता दिए अभी जस्ट बोले थे ही, यानी जिसमें अपनी निजी कंपनी को ही प्राथमिकता दिया जाता है और निजी कंपनी और निजी लाभ को ही अवधारणा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पूंजीवाद। यह सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी, ये सब के लिए, यानी सार्वजनिक मतलब सब के लिए जो हो, सब के लिए जो बना हो, सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तृत और आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। यानी सरकारी चीज को ये हस्तक्षेप करे, उसी को बोलते हैं पूंजीवाद। यानी अपने ही फायदे के लिए जो काम करे उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। आगे है मैजनी कौन था। तो मैजनी कौन था देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है मैजनी कौन था। तो देखते हैं मैजनी में क्या है। मैजनी इटली, देखें यहाँ, मैजनी इटली के राष्ट्रवादी के गुप्त दल कार्बोनरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोनरी याद रखना है। मैजनी जो है इटली, मैजनी ध्यान देना, मैजनी इटली के राष्ट्रवादी के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था, कुछ लिखने यानी लिखने वाला। 1830 ईस्वी में, यहाँ देखिए 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उनके उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल, यानी किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मैजनी ने पुनः इटली में एकीकरण का प्रयास किया है, किंतु इस बार भी वो असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। पलायन का मतलब हो गया अपना, वो जर्मनी को छोड़ करके चला गया, यानी अपना वो आधिपत्य जमाने की कोशिश किया लेकिन असफल रहा, जिसके कारण उसे छोड़ करके जर्मनी को, इटली को जाना पड़ा। सॉरी, आगे देखते हैं। हो ची मिन्ह के संक्षिप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको रट जाना है। हो ची मिन्ह, इससे ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाना आपको। आगे देखते हैं। हो ची मिन्ह पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो 1917 याद है, 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस है, समन्वादी का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के मास्को गया। हो ची मिन्ह कहाँ गया? मास्को गया और सामंतवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवाद के गुटों को एकजुट कर वो वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता, 1954 में जनेवा समझौता के तहत वियतनाम दो भागों में बंट गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक दो बार समझ लेना, सुन लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और गांधी जी का जो भी आंदोलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन का भरभरी आप समझ लीजिए पहले क्या होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब ये हो गया कि जब हमारा देश को जब अंग्रेज गुलाम बनाया था, तो अंग्रेज का हर बात हम लोग इंडियन लोग क्या करते थे, मानते थे। अंग्रेज बोलता था वहाँ जाओ, तो हम लोगों के जो इंडियन लोग थे हम लोग वहाँ जाते थे। यहाँ जाओ तो कुछ इंडियन लोग जो क्या थे, अंग्रेजों के क्या थे, चमचा भी थे। कुछ इंडियन लोग जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। क्यों थे? अंग्रेजों का चापलूसी करते, क्योंकि अंग्रेज उसको कुछ पैसा देता था, कुछ फ़ायदा देता था, जिसके कारण वो अंग्रेजों को हर बात समझाते थे, बताते थे, यानी इंडिया का जो गुप्त बात है वो बताते थे। तो इसमें गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने अपना बोला कि अंग्रेजों को अगर भगाना है, अपना अगर हुकूमत लाना है, इंडिया लाना है, तो अंग्रेजों की कोई भी बात को नहीं मानना, अंग्रेज की कोई बात को नहीं मानना, यानी अंग्रेज का सहयोग नहीं करना। सहयोग यानी हेल्प, अंग्रेज का कोई भी बात नहीं मानना, अंग्रेज का कोई भी हेल्प, जब अंग्रेज का कोई हेल्प नहीं मानना है यहाँ पर, और सहयोग में क्या लगा देंगे, मतलब नहीं,
असहयोग यानी अंग्रेजों को सहायता नहीं देना, तो इसी का नाम है असहयोग आंदोलन। तो पढ़ते हैं, देखिए। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ छिपा हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो बढ़िया समझिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इस नेतृत्व गांधी जी ने किया। इसका नेतृत्व कौन किया? गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा कौन था? तो यही असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के प्रमुख 3 कारण थे, ठीक है। एक है खिलाफत का मुद्दा, पंजाब के सरकारी की बर्बरता कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी पंजाब की सरकारी में बर्बरता था, यानी अपना मनमानी कर रहा था, उसके खिलाफ। और अंततः स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति यानी खुद अपने देश की प्राप्ति, अपने देश में हम लोग का हुक्म रहे, वो उसका। आगे देखते क्या बोल रहा है। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया, एक प्रस्ताविक कार्यक्रम, दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताविक कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रस्ताविक कार्यक्रम क्या है, ये देखिए, ध्यान से समझना है। प्रस्ताविक कार्यक्रम क्या क्या, यानी क्या क्या गांधी जी बोले कि अंग्रेज के क्या क्या नहीं करना। पहला प्रस्ताविक कारण, सरकारी उपाधि और अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, यानी जो भी इंडियन अंग्रेज के साथ काम कर रहे हैं, चाहे जो भी पद हो, उस पद को छोड़ देना है, पहला। दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन में ये गांधी जी ने सबको, इंडियन को समझाया। दूसरा क्या है, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, यानी जो भी फेस्टिवल हो, जो भी उत्सव है, जो भी खुशी है, जो भी सेलिब्रेशन है, सब में भाग नहीं लेना है। तीसरा क्या है, स्थानीय संसाधनों को कि सरकारी सदस्यों से इस्तीफा दी जाए, यानी जो भी लोग लोकल लोग हैं, जो भी लोकल लोग सरकारी काम कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, उसके इस्तीफा दे दें। चौथा क्या है, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्याय, यानी सरकारी जो भी अंग्रेजों के द्वारा स्कूल खोला गया है, अंग्रेजों के द्वारा जो भी कॉलेज खोला गया, उसमें एडमिशन नहीं लेना, उसमें पढ़ने नहीं जाना, उसका पूरा असहयोग करना, हेल्प नहीं करना, यही हो गया असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, और यही हो गया असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कोयला और क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। कोयला और लौह, यानी कोयला और लौह उद्योग में औद्योगिकीकरण की गति के प्रदान कैसे की? तो इसको हम भरभले ऐसे समझाते हैं, कोयला और लोहा ही जो है औद्योगिकी की क्या है, जननी है। कोयला और लोहा जो है औद्योगिकी क्या है, जननी है। वो कैसे, हम समझा देते हैं। क्या कोयला कैसे, तो हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो समझा रहे हैं आप, एग्जाम में अगर आंसर पूछेगा तो इससे आप जरूर लिखिए, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कोयला किस तरीक़ा से है और लोहा किस तरीक़ा से, कोई भी औद्योगिक जो भी फैक्ट्री है, जो भी बड़े से बड़ी फैक्ट्री है, वो बिना लोहा का नहीं बना, बिना लोहा का वो नहीं बना। हर फैक्ट्री में कुछ न कुछ लोहे की मशीन होगी, और उस मशीन को बनाने के लिए कोयले को क्या किया जाता है, उस मशीन को बनाने के लिए लोहे को पिघलाया जाता, किससे, कोयले के ताप से। कोयले के ताप से ही वो लोहा पिघलेगा। उसको पिघलाने के बाद, उसको स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद, यानी देखे होंगे कोई भी, मान लीजिए कि लोहार के यहाँ जाइएगा तो कोई भी, चाहे कचिया हो या करछुल या कोई चीज़ बनाता है, तो उसको लोहे में लाल करता है, उसके बाद पीटता है। उसी तरीके से कोई भी मशीन को बनाने के लिए लोहे को स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, पीटने से पहले उसको आग में डालना होगा, लाल करना होगा। तो लोहा का ये काम है कि आग उस क्या करना, लोहे का स्ट्रक्चर को चेंज करके मशीन, लोहे का क्या काम, मशीन को बनाना। मशीन का क्या काम है, कोई भी चीज़ का उत्पादन करना। उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। बस इतना समझ लीजिए, इसी बेस पे आप आंसर लिख के आ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। वाष्प इंजन बनाने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार करने किए जाने लगे। हेम्फी डेवी ने खानों में काम करने के लिए 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। हेनरी
हेनरी बेसेमर में भी 1815 ईस्वी में एक शक्तिशाली भट्टी विकसित की करके लोहे उद्योग को और भी गति प्रदान की। तो इसमें तो आंसर उतना अच्छा से दिया नहीं, लेकिन हम जैसे समझा दिए उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय, जस्ट इसको समझाए थे अभी हम। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका, जस्ट मैं बताया कैसे होगा भूमंडलीकरण में। यानी भूमंडलीकरण में बहुत सारे देश की कंपनी जब हमारे देश में आके काम करती है, या हमारे देश की कंपनी, यानी जैसे एक तरह से मॉल ले लीजिए, एक मॉल में आप जब एंट्री करते हैं तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, हर ब्रांड का सामान मिल जाएगा। एक अगर जीन्स लेने जाते हैं, उस जीन्स मॉल के अंदर, उस मॉल के अंदर कम से कम 10 तरह का ब्रांड मिल जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक ही मार्केट में सब चीज़ मिल जाना, एक तरह से एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय, यानी बहुत सारे देश एक मार्केट में उतर जाना, यानी उसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। पढ़ देते हैं इसको एक बार हम। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे वह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इस प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संस्था पूंजीवादी देशों की बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। फलस्वरूप अमेरिका पुनः अर्थव्यवस्था के रूप में समृद्धि देश बन गया। अभी भी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। राष्ट्रवाद क्या, यानी एक पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, ये सब क्वेश्चन समझिए। पूंजीवाद मतलब जो पूंजी, यानी जो अपना लाभ के लिए जो काम करे, जो अपने कंपनी को बढ़ावा दे, वो हो गया पूंजीवाद। और राष्ट्रवाद जो अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए मरे, उसी को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद अगेन मैं समझा देता हूँ, देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक हर स्थिति में वो देश के साथ खड़ा रहे, वही हो गया राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के प्रति जागरूक। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले, यहाँ परिवेश है, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम, यहाँ देखिए प्रेम बोले ना भी, प्रेम एकता को स्थापित करता है। यही भावना विश्व की राजनीति को पुनर्जागरण यानी जगा देता है, फिर से जीवित कर देता है। यही हो गया राष्ट्रवाद, यानी देश के प्रति मरना। आगे देखें, क्रांतिकारी से पूर्व, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें ब्लैक पेन से डैश लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य, जैसे बताएं दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है, गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट करते हुए पैदल वो गए गुजरात के दांडी तट पर जाकर के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून जो बनाया था, नमक कानून को भंग किया। और नमक कानून को भंग करके उन्होंने ये दिखाना चाहते थे कि हम इंडियन अपने बलबूते जी सकते हैं, और इंडियन नमक बना करके उन्होंने इंडिया के लोगों के प्रति, यानी भारत के लोगों के प्रति अपना वो क्या किए, एक आत्मभाव यानी आत्मशक्ति जगाए कि हम इंडिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। यही है नमक कानून का उद्देश्य। देखते हैं आगे, भूमंडलीकरण की परिभाषा जस्ट मैं बताया, देख लीजिए। जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया, यानी दुनिया के सभी, देखो बताइए जस्ट अभी, जैसे मॉल का एग्जांपल भूमंडलीकरण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। जीवन में सभी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसके दुनिया के सभी भागों के, यहाँ देखिए दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया, यानी दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ देना ही भूमंडलीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व एक छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल जैसे अभी हम बैठे बैठे कहीं भी अमेरिका बात कर लेंगे, ये भूमंडलीकरण का ही एक एग्जाम्पल है। तो आगे देखते हैं क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है।
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर भी पड़ा। यानी 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसमें जो मजदूर लोग हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। कभी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसान और श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। इस तरीके से ऑल इंडिया ट्रेड की ये की गई। ठीक है, अगर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।